Hello, I'm Ruskin Bond. To write a book, you need ideas. To create a democracy, you need votes. So do go out and vote for your country. Vote देगा उत्तराखंड। नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने बजट और आत्मनिर्भर भारत के संबोधन में किया उत्तराखंड का जिक्र। विकास मॉडल पेश कर जनता को साधने की कोशिश। कहा, पर्वतमाला प्रोजेक्ट से होगा राज्य का विकास। मुख्यमंत्री धामी ने बजट को बताया ऐतिहासिक। कहा, आगामी 25 सालों की रूपरेखा तैयार करने वाला बजट, उत्तराखंड को भी मिलेगा लाभ। देवभूमि में कांग्रेस के समर्थन में प्रियंका गांधी ने जुटाया माहौल। 70 विधानसभाओं में वर्चुअली किया संवाद। कार्यकर्ताओं में भरा जोश। प्रियंका गांधी ने जारी किया कांग्रेस का घोषणा पत्र। जनता के मुद्दों को किया शामिल। भाजपा पर साधा निशाना। कहा, प्रदेश की हालत देख होता है दुख। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। और बात सबसे पहले भाजपा के चुनावी महाअभियान के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। एक तरफ भाजपा ने अपना चुनावी महाअभियान शुरू कर दिया है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया है। सदन में बजट पास होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के भाजपा कार्यकर्ताओं से आत्मनिर्भर भारत और बजट पर वर्चुअली संबोधन किया। तो आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री के संबोधन में क्या कुछ खास रहा। बीते रोज संसद में बजट पेश किया गया। बजट के बाद मिलीजुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। किसी ने इसे चुनावी बजट बताकर निराशाजनक कहा, तो किसी ने तारीफ भी की। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट और आत्मनिर्भर भारत पर भाजपा के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कहा कि देश में बजट की सराहना हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि ये बजट देश को आधुनिकता की तरफ लेकर जाएगा। भारत का आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ इसकी नींव पर ही आधुनिक भारत का निर्माण करना भी बेहद जरूरी है। किस बजट में देश को आधुनिकता की तरफ ले जाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में उत्तराखंड का जिक्र करते हुए विकास कार्यों का खाका जनता के सामने पेश किया, जिसमें पर्वतमाला प्रोजेक्ट की जानकारी देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड सहित देश के हिमालयी राज्यों में पर्वतमाला प्रोजेक्ट से काफी फायदा होने वाला है। उत्तराखंड के सीमावर्ती गांव में बुनियादी सुविधाओं का विकास होने के साथ ही सड़कों का जाल बिछाया जाएगा। साथ ही सीमाओं से लगे ग्रामीण इलाकों में एनसीसी कैंप भी लगाए जाएंगे। उत्तराखंड में गंगा नदी के किनारे नेचुरल फार्मिंग कॉरिडोर तैयार किया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड से जुड़े कई विकास के मुद्दों का जिक्र किया। बीते रोज पेश किए गए बजट में भी राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम की घोषणा की गई, जिसके बाद उत्तराखंड में बेहतर कनेक्टिविटी की उम्मीद जागी है। हमारे अनेकों सीमावर्ती गांव टूरिस्ट स्पॉट बन सकते हैं। वहां हम अच्छे प्रकार से होम स्टे का एक पूरा नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं। अब हमारा उत्तराखंड देखिए, उसकी सीमा ऊपर के गांव, हमारा लेह लद्दाख देखिए, हमारा अरुणाचल देखिए। ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इन सभी गांवों को बहुत मदद करेगा। चुनावी लिहाज से देखा जाए तो पीएम मोदी ने प्रदेश की जनता को साधने की कोशिश की है। हालांकि प्रधानमंत्री का उत्तराखंड से हमेशा ही गहरा लगाव रहा है, लेकिन जिस तरह से एक दिन पहले बजट में उत्तराखंड के लिए खास घोषणाएं की गई, तो वहीं अगले दिन यानी कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ ही जनता को लुभाने का हथकंडा भी अपनाया। टाइम टीवी ब्यूरो रिपोर्ट।
वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर वर्चुअली संवाद पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। सीएम धामी ने आम बजट को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि आम बजट आगामी 25 सालों की रूपरेखा तैयार करता है। इस बजट से उत्तराखंड को भी लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो दूरदर्शी नेतृत्व है, उनका जो एक स्वप्नद्रष्टा है, उन्होंने पूरे बजट को इस प्रकार से फ्रेम किया है कि जिसमें अगले 25 वर्षों तक भारत का नक्शा कैसा होगा, भारत किस दिशा में आगे बढ़ेगा, हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा, इसमें किसानों से लेकर मजदूरों का, नौजवानों का, युवाओं का, बेरोजगारों का और हमारे उत्तराखंड के लिए विशेष रूप से पर्वतमाला जैसे जो प्रोजेक्ट हैं, होम स्टे जैसी योजनाएं हैं, वो निश्चित रूप से कहीं हमारे रोजगार को बढ़ाने वाली होंगी, तो कहीं न कहीं वो इसके साथ साथ हमारे पर्वतीय क्षेत्रों के जो पर्यटन स्थल हैं, जो धार्मिक स्थल हैं, उन सभी स्थलों तक पहुंचने का काम करेंगे। ये बजट सर्वस्पर्शी है, सर्वग्राही और बहुत संतुलित है। आज ये जो बजट है, ये बजट भारत के उस नींव के आधार पर हम देखेंगे जो अगले कुछ वर्षों तक भारत दुनिया का नेतृत्व करेगा। आज युवाओं को किस प्रकार से स्वावलंबी बनाएं, किस प्रकार से अन्य रोजगार से जोड़े, महिलाओं को स्वावलंबी बने, रोजगार से जुड़े, किसानों को जहां एक मजबूत आधार मिले, उनकी इनकम बढ़े, गांव की अर्थव्यवस्था कैसे बढ़े, गांव का विकास कैसे हो, नगरों का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़े, ये यानी पूरी तरीके से ये बजट एक अगले 25-50 साल की नींव के आधार पर हम देख सकते हैं। और बहुत अच्छा बजट प्रधानमंत्री जी और भारत की वित्त मंत्री ने दिया। देहरादून दौरे पर पहुंची कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान वर्चुअली रैली को संबोधित कर प्रियंका गांधी ने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया। इस रैली के जरिए सभी 70 विधानसभाओं से कार्यकर्ता वर्चुअली जुड़े और प्रियंका गांधी ने अपने संबोधन में उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार प्रसार कर वोट की भी अपील की। तो वहीं कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। इस मौके पर प्रियंका गांधी ने कांग्रेस का घोषणा पत्र भी जारी किया। बहुत स्पष्ट होता है कि पिछले 5 सालों में कुछ काम नहीं किया गया। पिछले 5 सालों में सिर्फ जो आपकी उम्मीदें हैं वो टूटी, जो आपको वादे किए थे वो टूटे, जो पहले काम किया गया था वही आज दिखता है। जो हमारी सरकार के दौरान विकास का कार्य था वही आज है, उससे आगे कुछ नहीं किया गया। हाँ, चुनाव आता है तो बड़ी बड़ी घोषणाएं फिर से होती हैं, उद्घाटन होने शुरू होते हैं और जो प्रोजेक्ट आपने 5 सालों से नहीं किए उनका उद्घाटन आप आज कर रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि बहुत बड़ी बड़ी चीजें की गई हैं। इस सरकार ने जितना पैसा, जितना धन विज्ञापनों में खर्चा है कि सिर्फ यहाँ उत्तराखंड में नहीं, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, लेकिन दिल्ली में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के विज्ञापन दिखते हैं। इतना खर्चा होता है इन पर, लेकिन जो आपकी समस्याएं हैं उनको हल करने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। इच्छा विधानसभा पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और प्रदेश सह प्रभारी आरपी सिंह का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान आरपी सिंह ने नुक्कड़ सभा को भी संबोधित किया। अपने संबोधन में आरपी सिंह ने कहा कि केंद्र में भाजपा सरकार है और अगर प्रदेश में भी भाजपा सरकार बनेगी तो विकास में रफ्तार आएगी। बाजपुर में कांग्रेस से प्रत्याशी यशपाल आर्य ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान यशपाल आर्य ने जनता से कांग्रेस के पक्ष में वोट की भी अपील की। साथ ही प्रदेश की मौजूदा सरकार यानी कि भाजपा सरकार की विफलताओं को भी गिनाया। मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूं, मैं खुशनसीब अपने को मानता हूं कि जनता ने मुझे गले लगाया है और भरोसा दिलाया है कि यशपाल आर्य, आपने 2-10 सालों का जो आपका लेखा जोखा है, जो आपने काम किए हैं, सबको साथ लेके चले हैं। राजनीति से ऊपर उठकर आपने काम किया है, सबकी बात सुनी है, सबकी सुनवाई आपके समय में हुई है। हम आपके साथ खड़े हैं। आप यहाँ से निश्चिंत होकर जाइए और यकीनन एक बड़ी जीत यशपाल आर्य की होगी।
हरिद्वार की रानीपुर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी आदेश चौहान के पक्ष में पदयात्रा निकाली गई और जनता से वोट की अपील की गई। इस दौरान कार्यक्रम में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत मौजूद रहे। उन्होंने दावा किया कि इस बार भी उत्तराखंड में फिर से भाजपा की सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी 2022 में फिर सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर यहाँ पर बहुमत में आएगी। इस आह्वान के साथ आज की सभाओं का शुभारंभ हुआ है और मैं आज रानीपुर में आया। हमारे आदेश जी तीसरी बार विधायक बनेंगे। मैं सबसे पहले तो माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने यहाँ पर समय दिया और उन्होंने जिस तरह से आशीर्वाद पिछले 5 साल उनका मुझे मिलता रहा, मुझे बहुत पसंद था। और आज कार्यकर्ताओं का उत्साह देखकर आप लोगों ने महसूस कर लिया होगा कितना जोश और कितना जुनून कार्यकर्ताओं में, यहाँ की जनता में भारतीय जनता पार्टी के साथ में जनता एकजुट होकर खड़ी हुई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को सदन में बजट पेश किया और इस बजट में आम जनता को काफी उम्मीदें थी। बजट के बाद व्यापारियों में भी मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। कई व्यापारियों ने इसे मायूसी भरा बजट बताया तो कईयों ने तारीफ भी की है। मैं वही कह रहा था कि आपसे ना ये जो भी गवर्नमेंट है हमारी ना, उसकी स्ट्रेटजी है कि मतलब ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए जिस टाइम पे हाइक कर रहे थे तो उस टाइम हाइक कर रहे थे। अब इन्होंने देखा कि चुनाव नज़दीक है तो उन्होंने अकबर दिया, फिर चुनाव के बाद हो सकता है फिर हाइक कर दे। देखिए, बजट तो आत्मनिर्भर भारत की तरफ लेके ही जा रहा है। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि हमारा जो लक्ष्य है आत्मनिर्भर भारत के लिए ही जाना है, तो हमें तो बहुत आशा है और आशा के अनुरूप ये काम हो रहे हैं। वहीं बीजेपी प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि अब राज्य आरबीआई से प्रदेश कर्ज लेने पर ब्याज नहीं देना होगा। खाद्य तेल सस्ता होने जा रहा है, ऑर्गेनिक खेती को भी बढ़ावा दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारतमाला प्रोजेक्ट से उत्तराखंड को भी लाभ होगा। वर्ष 2022 और 23 का बजट आज संसद के पटल पर पेश किया गया है। उस बजट में बहुत महत्वपूर्ण चीजें जो जिससे उत्तराखंड के लिए भी है, जो बेनिफिट्स हैं, बहुत ऐसे विषय हैं कि जो रिलेटेड टू स्टेट उत्तराखंड है। जैसे आज गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा काम किया है। देश की आजादी के बाद पहले ये काम हुआ है कि अब स्टेट्स जो आरबीआई से पैसा लेते हैं उसका जो भुगतान तो उनको करना है लेकिन उस पर ब्याज नहीं देना है। ये बहुत बड़ा स्टेप है। इससे उत्तराखंड जैसा राज्य जो है अपनी प्रगति जब करेगा आगे के लिए, उसको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। विदाउट इंटरेस्ट राज्य को पैसा मिलेगा। वहीं बजट पर कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा कि बजट निराशाजनक रहा है। उन्होंने कहा कि बजट में युवाओं और किसानों के लिए कुछ भी खास नहीं है। साथियों, आज देश का आम बजट संसद में पेश किया गया। उस आम बजट की कुछ बातें लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। उस आम बजट में उत्तराखंड के युवा का प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। उस आम बजट के अंदर उत्तराखंड में महंगाई के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। उस आम बजट में उत्तराखंड में किसानों के साथ जो नाइंसाफी हुई उसका कोई उत्तर नहीं था। कांग्रेस ने अपने चुनावी दफ्तरों में सीडीएस रहे बिपिन रावत की तस्वीरें लगाने का ऐलान किया है। इस ऐलान के बाद से जहां एक और बीजेपी हमलावर है तो दूसरी ओर सैन्य योद्धाओं के पराक्रम की राजनीतिक इस्तेमाल पर भी सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये भी है कि कहीं कांग्रेस ने बीजेपी के एक चुनावी मुद्दे को तो नहीं छीन लिया। देखिए रिपोर्ट। क्या देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत इस देश में वोटों की गारंटी हैं? क्या बिपिन रावत की तस्वीरें और कटआउट ये तय करते हैं कि चुनाव में जीत किसकी होगी? क्या सीडीएस की तस्वीर भी चुनावी दफ्तरों से लगाए चुनावी रैलियों के भाषणों में शामिल करना जरूरी है? ये सवाल इसलिए क्योंकि उत्तराखंड में कांग्रेस के कैंपेन कमेटी के चेयरमैन और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ऐलान किया है कि अब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार अपने चुनावी दफ्तरों में देश के पहले सीडीएस रहे दिवंगत बिपिन रावत की तस्वीरें लगाएंगे। यही नहीं, आर्मी चीफ रहे जनरल बीसी जोशी और अन्य पराक्रमी शहीदों की तस्वीरें भी कांग्रेस के चुनावी दफ्तरों में लगाई जाएंगी। सेना का पराक्रम और जवान की शहादत का जो दर्जा इस देश में है, वो दर्जा कभी भी उसे चुनावी मैदान में नहीं लाता।
लेकिन मसला जब विकास विकास चिल्लाने से भी हल न हो तो सेना के शौर्य का जिक्र वोटों की राजनीति के लिए करना जरूरी हो जाता है। और लगता है कि अब कांग्रेस ने इसी जरूरत को भुनाने की तैयारी कर ली है। फिर एक ऐसे राज्य में जहां हर तीसरे घर से एक शख्स सेना में शामिल होकर सीमाओं की सुरक्षा में अपना सर्वस्व बलिदान देने के लिए तैयार रहता हो, ऐसे राज्य में सेना का शौर्य वोटों की गारंटी की एक और कदम तो माना ही जा सकता है। कांग्रेस का शहीदों की तस्वीरों वाला प्लान बीजेपी के लिए भी कोई कम बड़ी मुसीबत नहीं है। हालांकि कांग्रेस ने इस प्लान का इशारा देहरादून में हुई राहुल गांधी की रैली में ही कर दिया था, जब बिपिन रावत के बड़े बड़े कटआउट लगाए गए थे। कांग्रेस के सियासी प्लान के इशारों को समझने में चूंकि बीजेपी के हाथ से न सिर्फ एक मसला चला गया, बल्कि उसकी रवायती पॉलिटिकल प्लानिंग पर भी पानी फिरता नजर आ रहा है। या यूं कहिए कि बिपिन रावत के प्रति श्रद्धाभाव दिखाने में कांग्रेस आगे निकल गई और बीजेपी पिछड़ गई। हालांकि पिछड़ने के बाद अब बीजेपी के नेता कांग्रेस के शहीदों के प्रति सम्मान पर ही सवाल उठा रहे हैं। देखिए, जब वो जिंदा थे तो उनको सभी लोगों ने देखा। आज वो केवल ढोंग कर रहे हैं और आज चुनाव को नजदीक देखकर उनके फोटो लगाकर राजनीतिक लाभ लेने का काम कर रहे हैं। उत्तराखंड की जनता भली भांति जानती है, जिन्होंने जनरल रावत को गली का गुंडा कहा, यहाँ की जनता उनको कतई माफ नहीं करेगी और इनके ढोंग में नहीं आएगी राष्ट्रवादी सरकार। मसूरी में सबसे ज्यादा काम किसने किया? गणेश जोशी साहब। अब आपको एक और वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो मसूरी विधानसभा से बीजेपी को उम्मीदवार गणेश जोशी के वोट मांगने के लिए सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में उरी द सर्जिकल स्ट्राइक नाम की एक फिल्म के एक दृश्य पर डबिंग कर उसमें सेना के जवानों के मुंह से गणेश जोशी का नाम कहलवाया जा रहा है। किसने किया? गणेश जोशी साहब। इस बार जीत के कौन आने वाला है? गणेश जोशी साहब। कौन जीतेगा? गणेश जोशी। कौन जीतेगा? गणेश जोशी। कौन जीतेगा? गणेश जोशी। बिल्कुल। ये वीडियो किसने बनाया, किसने सोशल मीडिया पर डाला, ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन इससे फायदा किसको होगा ये सबको पता है। आपने ये वीडियो जारी किया है जिसमें सेना के जवान खड़े होकर गणेश जोशी की जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, यानी कि सेना के शौर्य और पराक्रम को आप अपनी वोट की उगाही के लिए, अपनी गंदी राजनीति के लिए इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए ना यहाँ देश के सैनिक ना प्रदेश के सैनिकों के परिवार आपको कभी क्षमा करेंगे। फिर देश की राजनीति में सेना और सेना के पराक्रम की एंट्री और उसका राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल इतना जरूरी है कि नेता ये बताना भी नहीं भूलते कि सेना का सही सम्मान उनकी ही पार्टी करती है और उनकी ही पार्टी सैन्य धाम का निर्माण भी करवा रही है। वो 1 रैंक 1 पेंशन के साथ साथ उत्तराखंड को सैन्य धाम, उत्तराखंड में सैन्य धाम की स्थापना कोई सोच भी नहीं सकता था, कभी किसी ने बोला भी नहीं होगा। कांग्रेस बिपिन रावत की तस्वीर लगाए तो बीजेपी सवाल उठाए, बीजेपी सैन्य धाम बनवाए तो उसे गिनवाए। सेना और सेना के पराक्रम की यही पॉलिटिकल ब्रांडिंग इस देश में राजनीति कहलाए। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम टीवी। बागियों के खिलाफ अब पार्टियों ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने बागी नेताओं पर अनुशासनहीनता के चलते कई नेताओं को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है, जिसमें रामनगर से पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी, कालाडूंगी से संध्या, डालाकोटी, रुद्रप्रयाग से पूर्व विधायक मातवर सिंह कंडारी और यमुनोत्री से प्रदेश कांग्रेस ओबीसी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष संजय डोभाल को निष्कासित किया गया है। उम्मीदवार लड़ रहे हैं, उनमें से बहुत से लोगों को समझाने का प्रयास किया, वो समझे भी, माने। हमारे वरिष्ठ नेताओं ने कोशिश की, और जो लोग नहीं माने हैं, जिन्होंने पार्टी निर्देशों का उल्लंघन किया है और पार्टी में अनुशासनहीनता की है, उन लोगों को 6 साल के लिए निष्कासित किया है। वहीं बागियों पर लिए गए एक्शन पर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा महारदसौनी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो पार्टी का साथ नहीं देगा उसे खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। इस चुनाव महासंग्राम में कांग्रेस को कमजोर लोगों की जरूरत नहीं है, इसलिए पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया है। नहीं, ये खामियाजा तो उनको भुगतना ही पड़ेगा। पार्टी का मकसद इस समय बड़ा है। इस समय यहाँ कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए हर कार्यकर्ता, हर सिपाही पूरे जोशो खरोश के साथ चुनावी मैदान में उतर रहा है। ऐसे में कुछ लोग केवल अपने व्यक्तिगत हितों को साधने के लिए इस बड़ी लड़ाई में साथ नहीं देने का काम कर रहे हैं। पार्टी इन लोगों से किनारा ही कर ले तो अच्छा है, क्योंकि कमजोर लोगों की जरूरत हमें
इस लड़ाई में नहीं चाहिए। और वहीं जो लोग स्वार्थी हैं, जो लोग अपने व्यक्तिगत हित पार्टी संगठन के हितों से ऊपर रख रहे हैं, उनसे भी हमें कोई मतलब नहीं होना। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। पीएम मोदी ने बजट और आत्मनिर्भर भारत के संबोधन में किया उत्तराखंड का जिक्र, विकास मॉडल पेश कर जनता को साधने की कोशिश, कहा पर्वतमाला प्रोजेक्ट से होगा राज्य का विकास। मुख्यमंत्री धामी ने बजट को बताया ऐतिहासिक, कहा आगामी 25 सालों की रूपरेखा तैयार करने वाला बजट, उत्तराखंड को भी मिलेगा लाभ। देवभूमि में कांग्रेस के समर्थन में प्रियंका गांधी ने जुटाया माहौल, 70 विधानसभाओं में वर्चुअली किया संवाद, कार्यकर्ताओं में भरा जोश। प्रियंका गांधी ने जारी किया कांग्रेस का घोषणा पत्र, जनता के मुद्दों को किया शामिल, भाजपा पर साधा निशाना, कहा प्रदेश की हालत देख होता है दुख। Hello, I'm Ruskin Bond. To write a book, you need ideas. To create a democracy, you need votes. So do go out and vote for your country. Vote Dega Uttarakhand.